तो फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो ये वीडियो पूरा लर्निंग वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें मैं कुछ कमेंट्स उठाऊँगा और उनका रिप्लाई करूँगा। तो एक तो जिनका कमेंट्स है उनको रिप्लाई मिल ही जाएगा। उसके अलावा इस टाइप के जो कॉमन क्वेश्चंस और लोगों के माइंड में होते हैं उनको भी काफ़ी कुछ मतलब आइडिया मिल जाएगा। प्लस मैं काफ़ी कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दूँगा जो कि ज़रूर आपके कहीं भी काम ही आने वाला है, मतलब आपके नॉलेज को इम्प्रूव भी करने वाला है। तो मेरा जो लास्ट का एसजी फिंसर वाला वीडियो था, एसजी फिंसर का रिजल्ट मैंने कवर किया था। तो उसी में एक कमेंट आया था मिस्टर कुलदीप चौधरी का कि विफिन सॉल्यूशंस जो है इसमें भी वीडियो बनाइए, ये सेम टाइप के बिजनेस में है। तो एसजी फिनसर्व जैसा कि आपको पता है कि वो एनबीएफसी है, यानी कि फाइनेंशियल वाले स्पेस में काम करती है। बट जो विफिन सॉल्यूशंस है वो एक टेक कंपनी है। वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस टाइप के जो बिजनेसेस हैं जैसे एसजी फिनसर्व है, एमराल्ड फाइनेंस है या दूसरे जो बैंक्स हैं, उनको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है जिसका यूज़ करके ये लेंडिंग वाला अपना काम जो है आसानी से इफ़िशिएंटली करता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो ये एक तो सेम बिज़नेस में नहीं है, दूसरा मैं वीपी सॉल्यूशंस को कवर नहीं करता हूँ, ट्रैक नहीं करता हूँ। उसके अलावा बी टू बी बिज़नेस है तो उसको मैं थोड़ा और भी नोट अप करता हूँ, जो भी बी टू बी टाइप बिज़नेसेस होते हैं, मतलब दूसरे बिज़नेसेस के लिए अपनी सर्विसेज बनाते हैं। उनका जो प्रोडक्ट है वो किसी रिटेल कस्टमर के लिए नहीं बल्कि दूसरे बिज़नेसेस के लिए होता है। तो ऐसे बिज़नेसेस को मैं ज़्यादातर अवॉइड ही करता हूँ। और फाइनेंशियल स्पेस जो है उसमें भी मैं मतलब उसको भी अवॉइड करता हूँ। उसको लेके मेरे अपने कुछ रीज़न्स हैं, वो भी मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। फाइनेंशियल स्पेस में मैं एक एमराल्ड फाइनेंस और एसजी फिनसर्व को ही कवर करता हूँ। एमराल्ड फाइनेंस को भी मैंने अब कवर करना बंद ही कर दिया है। रीज़न क्या है कि देखिए इनका जो बिज़नेस मॉडल था उसमें एक ईडब्ल्यूए करके मतलब अर्ली वेज एक्सेस प्रोग्राम था। वो मुझे काफ़ी अच्छा बिज़नेस मॉडल पसंद आ रहा था, जिस वजह से मैं एमराल्ड फाइनेंस को कवर कर रहा था, उसको अच्छे से ट्रैक कर रहा था। बट आगे चल के मुझे थोड़ा-सा ये एहसास हुआ कि जो ये इनका ईडब्ल्यूए वाला प्रोग्राम है, इसको काफ़ी स्केल नहीं किया जा सकता है। एक बड़ा बिज़नेस खड़ा करना बड़ा मुश्किल काम है। ये रीज़न क्या है कि इनका जो एवरेज टिकट साइज़ है वो बहुत छोटा है, 10, 15, 20,000, 30,000 तक के लोन्स ये प्रोवाइड करते हैं उस प्रोग्राम के तहत। और इन लोन्स का जो टेन्योर है वो बहुत छोटा होता है, मतलब वो 15, 20, 25 मैक्सिमम 1 महीने के लिए वो होता है। तो एक छोटे टिकट साइज़ का बहुत कम ड्यूरेशन के लिए ये फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें एक बड़ा बिज़नेस खड़ा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लोगों को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा, ये छोटा-छोटा करके, प्लस ड्यूरेशन भी छोटा है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों को आपको ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करना बड़ा मुश्किल सा काम लग रहा है कि मतलब बहुत ढेर सारे यूज़र्स को इनको ऑनबोर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए इसमें बड़ा बिज़नेस तब खड़ा हो पाता है जब या तो एवरेज टिकट साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और ड्यूरेशन भी थोड़ा लंबा होता है। कि इन्हें बार-बार, बार-बार डेली का डेली हर महीने इनको नए-नए यूज़र्स ऑनबोर्ड करते ही रहना होगा। तो मेन प्रॉब्लम तो यही है कि आपने किसी यूज़र को ऑनबोर्ड किया, उसको आपने फाइनेंस किया, 15, 20, 30 दिन बाद वो अपना लोन कवर कर देगा, जब भी उसका सैलरी आएगा उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा, तो वो लोन बुक खत्म हो गया। फिर आपको इस तरीके से और भी यूज़र्स को एक्वायर करना पड़ेगा, उनको ऑनबोर्ड करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा-सा मतलब प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं लग रहा है कि इसको एक बड़े स्केल पे बड़ा बिज़नेस बनाया जा सके। तो इसीलिए मैंने एमराल्ड फाइनेंस को कवर करना बंद ही कर दिया है और उसपे मेरे वीडियोज़ भी नहीं आ रहे होंगे, आप देख ही रहे होंगे। दूसरा बिज़नेस मॉडल है एसजी फिनसर्व वाला, जिसको मैं कवर करता हूँ। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा बिज़नेस मॉडल है, ये सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का। तो इसमें मुझे पॉसिबिलिटी दिखती है कि इसमें बड़ा बिज़नेस बनाया जा सकता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि देखिए हर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में जो भी रिटेल किए जा रहे हैं, सब में सप्लाई चेन तो है ही है, मतलब डीलर और डिस्ट्रीब्यूशन आ ही रहे हैं, डीलर भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। और उनको फाइनेंसिंग करने का मतलब ये स्कोप काफ़ी बड़ा है। शुरुआत इन्होंने बिल्डिंग मटेरियल से किया था, अभी ये मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को भी ऑनबोर्ड कर लिया है इन्होंने। इसके साथ ही कुछ ऑटो मेकर्स को भी ऑनबोर्ड कर लिया है। तो आप देखोगे इसमें अपॉर्च्युनिटी काफ़ी बड़ी है, मतलब बहुत बड़ा स्पेस है जिसको ये धीरे-धीरे करके कवर कर सकते हैं। तो इसमें बड़ा बिज़नेस खड़ा किया जा सकता है, बस ये है कि एग्जीक्यूशन कैसा रहता है ये देखने वाली बात होगी। मैनेजमेंट लेवल पे कुछ इश्यूज़ है कि जो ये प्रॉमिस कर रहे हैं, जिस लेवल का ये लोन बुक बनाने की बात कर रहे हैं, पैड तक जो बनाने की बात कर रहे हैं, वहाँ तक ये पहुँचते नहीं दिख रहे हैं। मतलब प्रॉमिस काफ़ी ज़्यादा करते हैं बट उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये प्रॉब्लम रही है। इसके अलावा दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम मुझे दिखता है कि ये लोन बुक को बढ़ाने की हड़बड़ी में कुछ-कुछ मतलब उल्टे-सीधे काम करना शुरू कर रहा है। जैसे कि इन्होंने क्या किया कि रिटेलर्स को भी ये अब फाइनेंसिंग करने की बात कर रहे थे। लास्ट टर्म में या उसके लास्ट टर्म में मैंने पढ़ा था, ये रिटेलर्स को भी फाइनेंस करेंगे। तो ये थोड़ा रिस्की पार्ट हो गया बिज़नेस में। अभी तक का जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख रहे हैं 0 एलपीए का, वो इसी वजह से है। उन्होंने उसको सिक्योर कर रखा है अपने मॉडल के थ्रू। मॉडल क्या है कि ये जो
एंकर्स होते हैं जिनको ये ऑनबोर्ड करते हैं, जो मेन मैन्युफैक्चरर है, उस कंपनी को ये अपने प्लेटफ़ॉर्म पे ऑनबोर्ड करते हैं और पैसा डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को देने के बजाय ये पेमेंट करते हैं कंपनी को। कंपनी उस पेमेंट के बाद वो जो भी इन्वेंट्री है डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती है। तो ये इसमें सेफ्टी नेट था जिस वजह से 0 एलपीए था, मतलब इतना बड़ा लोन बुक 2800 करोड़ के आसपास का लोन बुक हो गया और 0 एलपीए है, तो ये इसी वजह से था। बट अब ये इसमें कुछ-कुछ उल्टे-सीधे काम कर रहा है जो कि मुझे नहीं पसंद आ रहा है पर्सनली। तो अगर ये काम ना करे तो इस सेगमेंट में अपॉर्च्युनिटी तो काफ़ी बड़ी है, तो इसमें बड़ा बिज़नेस खड़ा किया जा सकता है। इसलिए ये बिज़नेस मुझे पसंद आता है और मैं इसको कवर करता हूँ। अब जो फाइनेंस वाला स्पेस है या फिर आपका बैंकिंग वाला स्पेस है, इसको मैं कवर क्यों नहीं करता हूँ? क्यों मैं इसको अवॉइड करता हूँ? तो देखिए उसका रीज़न क्या है कि ये स्पेस जो है नो डाउट ग्रो तो काफ़ी अच्छा करेगा, क्योंकि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है और इसको डेवलप कंट्री बनने के लिए फाइनेंस की काफ़ी ज़रूरत होने वाली है। हर एक जगह पे, चाहे आपको इंफ्रा बिल्ड करना हो, वहाँ पे फाइनेंसिंग चाहिए। कंजम्पशन को बूस्ट करना है, वहाँ पे फाइनेंसिंग चाहिए। तो इस स्पेस में स्कोप तो काफ़ी अच्छा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप देखो जो बड़े लेवल के बैंक्स हैं, जिन्होंने अच्छा पैसा बनाया है, आप उनको काउंट करो तो एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है। इसके अलावा एनबीएफसी है, बजाज फिनसर्व करके इन्होंने बजाज फाइनेंस करके इन्होंने काफ़ी अच्छा वेद बनाया है। बहुत अच्छा, मतलब एक बड़े बैंक बन पाए हैं। पैसा तो आपका तभी बनेगा ना जब वो छोटा बिज़नेस एक बड़ा बिज़नेस आगे चल के बने। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के टाइम फ्रेम में, जितना भी टाइम दे वो बड़ा बिज़नेस बनेगा तभी जाके आपका उसमें बड़ा पैसा बनेगा। अब ये तो है जो आप देख पा रहे हो जिन्होंने अच्छे से पैसा बनाया है। अब जिन्होंने पैसा नहीं बनाया है, आप गूगल कर लेना, कम से कम 50 बैंक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि फेल हो गए हैं, जिनका कि आप नाम भी भूल गए होंगे, जिनका कि आपने नाम भी नहीं सुना होगा। तो आप एक बार टाइम निकाल के इस चीज़ को गूगल करना कि अभी इंडिया की हिस्ट्री में कितने बैंक टोटल फेल हुए हैं, आप उनका नंबर देखना। तो यही वजह है कि मैं इस स्पेस को अवॉइड करता हूँ। और फिर प्रॉब्लम क्या आता है, एक बड़ा प्रॉब्लम है, पता नहीं जो रेगुलेटर है हमारा इस पे बैंकिंग और फाइनेंस वाले स्पेस का आरबीआई, उसको पता है कि नहीं पता है। इसमें एक लोन एवरग्रीनिंग का प्रॉब्लम है। अब लोन एवरग्रीनिंग क्या होता है कि मान लो कि किसी को बैंक ने 1 लाख का लोन प्रोवाइड कर दिया। अब वो इस 1 लाख को रीपे नहीं कर पा रहा है। बस आप मान लो, अब ये मत सोचो कि ये क्या, मतलब 1 लाख का भी लोन नहीं रीपे कर पा रहा है। आप ये मानने के लिए एक चीज़ पकड़ लो, 1 लाख का लोन है, वो रीपे नहीं कर पा रहा है जो बंदा है। अब 3 साल में चल के आगे वो 2-3 साल में वो एनपीए डिक्लेयर हो गया। अभी बैंक को उससे ऑलमोस्ट 1,30,000 के आसपास चाहिए, 1,35,000 या 1,40,000 उससे चाहिए, उससे रिकवर करना। तो बैंक क्या करती है, एक उसके नाम पे एक और लोन अकाउंट खोलेगी, उसको फिर से लोन देगी। इस बार वो 1 लाख के बजाय 1,40,000 का लोन देगी, जितना कि उसको पहला वाले लोन को क्लोज़ करने के लिए रिक्वायरमेंट है। उतने का लोन प्रोवाइड करेगी, उस फंड से वो पिछले वाले लोन को क्लोज़ कर देगी और एक नया लोन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं लोन एवरग्रीनिंग। तो ये बैंकों में हो रहा है, अच्छे लेवल पे हो रहा है। तो ये दिखाता है कि हमारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, उसमें अंदर से कितना खोखलापन है। तो इसमें ऑन पेपर तो चीज़ें आपको ठीक दिखेंगी कि लोन्स अच्छे से चल रहे हैं, बैंक को इंटरेस्ट भी मिल रहा है। बट उसका बैंक का जो स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल था, वो कभी इसको वापस मिलेगा नहीं। एक टाइम पे आके वो आदमी इस दुनिया से चला जाएगा, फिर वो मतलब रिकवर नहीं हो पाएगा ये फंड बैंक का। तो बैंक के ऑपरेशंस में एक ये मेजर प्रॉब्लम मुझे दिखता है। दूसरा मेजर प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपने येस बैंक के केस में देखा होगा, इस तरह के बहुत से बैंक्स इंडिया में फेल हुए हैं। तो उसमें होता क्या है कि जब भी बैंक्स कोई फेल होते हैं, ये प्रोसेस मतलब 2-3 महीने पहले ही शुरू हो गया था कि डिक्लेयर हो गया कि वो फेल हो गया, बट वो आपको पता नहीं चलेगा। आपको पता चलेगा 2-3 महीने बाद। विजय माल्या बैंक के पैसे लेके यहाँ से निकल चुका होगा। सीबीआई की कंप्लेन लॉन्च हो चुकी होगी, सीबीआई इस पे इंक्वायरी करना शुरू कर चुकी होगी और ये सब हुए 1 डेढ़ 2 महीना का टाइम फ्रेम निकल चुका होगा। फिर बैंक का एमडी या सीएमडी आके प्रेस को ब्रीफिंग देगा कि ये चीज़ें हो गई, फिर आपको पता चलेगा। तो ये आपको पास जो न्यूज़ आएगा वो ऑलमोस्ट 2-3 महीने के टाइम फ्रेम के बाद ही आएगा, मतलब इतना लेट से आएगा और तब तक स्टॉक भी 30-40% तक करेक्ट भी हो चुका होगा, क्योंकि कुछ लोगों को न्यूज़ पहले ही मिल जाती है कि सेबी कितना भी, मतलब ये इनसाइडर ट्रेड वगैरह पे जो भी उनके नियम कानून है, जो भी उनका तौर तरीका है, बट इनसाइडर ट्रेड्स होते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती है। आपको मिलेगी 2-3 महीने बाद, जब भी वो स्टॉक का काम तमाम हो चुका होगा, आपका पैसा उसमें फँस चुका होगा। तो देखिए, अगर छोटा अमाउंट है 10, 20, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख का अमाउंट है, तो आदमी चलो ठीक है, इन्वेस्ट किया, बना नहीं बना। बट अगर आप
बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है, तो इस तरीके का स्पेस जहाँ कि मैं इन्वेस्ट करके शांति से सो नहीं सकता हूँ। अगली सुबह उठाऊँ तो क्या पता जो है उस बैंक का एमडी या सीएमडी आके प्रेस ब्रीफिंग दे रहा हो कि बैंक में ये प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो मैं मतलब इस तरीके के स्पेस को अवॉइड ही करूँगा। अल्टीमेटली तो हम मार्केट में रिटर्न ही बनाने आए हैं। अब पता चला मैंने 2, 5, 10 साल में जो चाह के वेल्थ बनाई है, पता चला वो रातों-रात गायब हो गई। तो इस वजह से मैं इस वाले स्पेस को ही, जो बैंकिंग या फाइनेंस वाला स्पेस है, इसको पूरी तरीके से अवॉइड करता हूँ, और जब मुझे उसमें इन्वेस्ट नहीं करता करना है तो मैं उसको कवर भी नहीं करता हूँ, पढ़ता भी नहीं हूँ उसके बारे में, कि मैं अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट कर। अब एक और कमेंट आया है मिस्टर प्रीतम मजूमदार का, इनका अग्रवाल इंडस्ट्रीज़ को लेके कमेंट है, उसको कवर किया जाए, उसमें इनकी अच्छी खासी होल्डिंग है। तो अग्रवाल इंडस्ट्री जिस स्पेस में काम करती है, मैं उसको भी नहीं पढ़ता हूँ, उसको भी अवॉइड करता हूँ। बट एक बात आपसे कहूँगा कि ये स्पेस को बहुत ख़राब है जिसमें अग्रवाल इंडस्ट्रीज़ काम करती है। बट उसमें अग्रवाल इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी अच्छा काम किया है, इन्होंने काफ़ी अच्छा बिज़नेस ग्रो किया है उस स्पेस में। स्पेस तो पूरा ख़राब है। तो ये कुछ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, बिटुमिन वगैरह ये सब प्रोड्यूस करते हैं, जो कि रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज़ होता है। तो ये देखिए जो इंफ्रा में ग्रोथ आएगी, इंफ्रा तो जो रोड कंस्ट्रक्शन होगा उसके लिए एक तरीके से उसका प्रॉक्सी प्ले हो गया, मतलब उसके लिए इनका प्रोडक्ट डेवलप ये करते हैं। तो देखिए, आपने जो कमेंट में लिखा हुआ है कि इसमें आपकी अच्छी खासी होल्डिंग है, तो अब मैं आपने तो कमेंट में इतना ही लिखा है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि आपकी इसमें होल्डिंग हुई कैसे है। आपकी इसमें इनिशियल होल्डिंग काफ़ी बड़ी नहीं रही होगी। ये स्टॉक प्राइस काफ़ी तेज़ी से क्रैश हुआ है, और जैसे-जैसे नीचे आया, आप इसको एवरेज डाउन करते चले गए हैं, क्योंकि ये रिटेल इन्वेस्टर की एक ख़ासियत होती है। मैंने भी ये सब गलतियाँ पास्ट में की हुई हैं, और रिटेल इन्वेस्टर ये सब गलतियाँ करते हैं। कि शेयर प्राइस जैसे-जैसे नीचे आता है, तो उसमें अपनी और बाइंग बढ़ाते जाते हैं, ताकि उनका एवरेज प्राइस नीचे आ जाए। उनके दिमाग में ये होता है कि जब भी स्टॉक उस प्राइस पे पहुँचेगा, तो मेरा काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफ़िट बन जाएगा इसमें। तो इसमें मेन इसमें गलती क्या है इसमें, कि आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा स्टॉक प्राइस नीचे आया क्यों है, और आगे भी नीचे चला क्यों जाता चल रहा है। आपका इसमें पैसा तो तब बनेगा ना जब स्टॉक प्राइस वापस से उस लेवल पे आए, ऊपर की तरफ जाए। अब आगे ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये तो आपको समझना पड़ेगा ना। तो देखिए, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप स्टॉक को एवरेज डाउन करते चले गए हैं। बार-बार जैसे-जैसे शेयर नीचे आया, आप उसको एवरेज करते चले गए हैं, बट आपने कभी उसके बिज़नेस को ट्रैक नहीं किया। और देखिए, कि इस टाइप के बिज़नेस को ट्रैक करने में आप बाकी चीज़ें ट्रैक करनी पड़ती हैं। साथ के साथ इस बिज़नेस का एनवायरनमेंट क्या है, उसको भी ट्रैक करना पड़ेगा। क्योंकि जो इनका प्रोडक्ट है बिटवीन वगैरह, वो एक तरीके से कमोडिटी है। आपको इसमें इस कमोडिटी के प्राइस को भी ट्रैक करना पड़ेगा। अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो इनको प्रॉफ़िट ज़्यादा बनेगा। आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी कि इसमें कमोडिटी की प्राइसेज़ क्या चल रही है, उसको लगातार ट्रैक करते रहना होगा, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं। दूसरा, रोज़ तो तब बनेंगे ना जब मौसम अच्छा होगा। बारिश के मौसम में रोज़ तो बनते नहीं। इस बार बारिश का मौसम काफ़ी लंबा रहा है, जो एक को अर्ली मानसून आ गया और लेट तक बारिश हुई। उससे ये रोड कंस्ट्रक्शन का सारा काम प्रभावित हुआ। तो जब रोड्स बनेंगे नहीं, तो इनका बिटुमेन तो उसकी डिमांड आएगी नहीं। इस टाइप के बिज़नेस को आप ट्रैक करते हैं, तो आपको पूरा एनवायरनमेंट ट्रैक करना पड़ता है। आप एनवायरनमेंट ट्रैक करते हैं तब तो जाके आपको पता चलेगा कि अगले क्वार्टर का रिज़ल्ट कैसा हो सकता है, उसके बाद वाले क्वार्टर का रिज़ल्ट कैसा हो सकता है। क्योंकि मार्केट ऐसा है ना कि इसमें हमेशा मार्केट जो है 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर आगे का देख के चलता है। मतलब कि अगर अगला क्वार्टर का रिज़ल्ट खराब आने वाला है, तो मार्केट वेट नहीं करेगा कि अगले क्वार्टर का रिज़ल्ट आ जाए, फिर वो अपना रिएक्शन देगा। स्टॉक प्राइस पहले से ही गिरना शुरू हो जाएगा, और गिरेगा कैसे, जो मैंने आपको बताया, एनवायरनमेंट देख के। अभी कोई कंपनी एसी बनाती है, एसी बेचती है, तो अगर इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ने के आसार नहीं है, तो इस मार्केट में पहले ही समझ में आ जाता है कि भाई इस बार गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, तो एसी की सेल ज़्यादा नहीं होगी। तो ऐसी सारी कंपनियाँ जो एसी बेचती हैं या एसी बनाती हैं, उनका बिज़नेस प्रभावित होगा। तो देखिए, अगर आप मार्केट से पैसा बनाना चाहते हो, एक्चुअल में वेल्थ बनाना चाहते हो, तो आप किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करो, तो उसको साथ के साथ ट्रैक भी करो। अब इसका लास्ट तो 2 क्वार्टर्स का, मतलब Q1 का और लास्ट फाइनेंशियल ईयर का Q4 का, दोनों रिज़ल्ट अग्रवाल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी खराब रहे हैं, ये मैंने देखा है। तो तरीका तो ये होना था कि मतलब अगर आप किसी बिज़नेस पे इन्वेस्ट करते हो, पहले तो आपको उसका एनवायरनमेंट भी ट्रैक करना था। उससे आपको एक आउटकम निकालना था माइंड में कि आगे का क्वार्टर का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आना। चलो, आप वहाँ फेल हो गए। बट जब रिज़ल्ट खराब आया, उसके बाद आप किस उम्मीद से इस बिज़नेस में खड़े रहे, और साथ के साथ उसको और एवरेज करते चले गए। देखो, किसी स्टॉक में आप अपना पोजीशन बनाते हो, पोजीशन बनाने के कुछ टाइम बाद आपको समझ में आता है यार मेरे से गलती हो गई, लेकिन अब उसमें आपका लॉस हो रहा है क्योंकि आपके बाइंग प्राइस से नीचे चला है स्टॉक प्राइस। तो ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। इसमें तरीका यही होता है कि आप उस लॉस को बुक करो और आगे निकल जाओ।
और दूसरे जो अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में दिख रहे हो आप वहाँ चले जाओ। और मैं इसी फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 1 से 2 स्टॉक्स ऐसे रहे हैं जिसमें मैंने लॉस बुक किया। बट वो लॉस बुक करने के बाद मैं दूसरे स्टॉक्स में गया था, हाँ, मेरा वो लॉस तो कवर हुआ, वो तो मतलब कब का पीछे छूट गया। रिटर्न मेरा इतना अच्छा बन गया कि मैं मतलब मेरा पोर्टफोलियो वहाँ से काफ़ी आगे निकल गया। तो देखिए ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। अगर आपको रियल में वेल्थ बनाना है तो आपको लॉस बुक करना सीखना पड़ेगा। गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे होता है, मुझसे भी होता है, आपसे हो गया और बड़े-बड़े इन्वेस्टर से होता है। आप कई बड़े इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो उठा के देख लो, कई-कई स्टॉक्स में जिसमें उन्होंने पोजीशन बनाया, वहाँ पे उनका लॉस हुआ है, उन्होंने लॉस बुक भी किया है। ये एकदम नॉर्मल प्रोसेस है, ये मत सोचो कि जो बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर है, वो ये सब गलतियाँ नहीं करता है, गलतियाँ किसी से भी हो जाती हैं। अभी क्या है कि कोई बिज़नेस मान लो उसका मैनेजमेंट आपसे प्रॉमिस अच्छा करता है, अभी जैसे अग्रवाल इंडस्ट्रीज़ के केस में देख लो, इन्होंने बताया कि अपने वॉल्यूम को डबल कर लेंगे, जो इनका FY 25 में वॉल्यूम था, उसको FY 28 तक ये डबल कर लेंगे, मतलब 3 साल में डबल। ये बहुत अच्छा बिज़नेस का ग्रोथ का प्रॉमिस किया है इन्होंने। तो इस तरीके से कोई भी बिज़नेस का मैनेजमेंट आपसे प्रॉमिस करेगा, बट अगर वो एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाता है या उसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो जो विज़न मैनेजमेंट ने रखा, उस थॉट प्रोसेस के साथ आप उस बिज़नेस के साथ गए, आपने इन्वेस्ट किया, बट आगे चल के वो उसके बिज़नेस के लिए एनवायरनमेंट ख़राब हो गया। अब वो मैनेजमेंट जो है वो अपना विज़न जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है। तो इसमें अच्छाई यही है कि आप वहाँ टाटा बाय-बाय करो, नमस्ते करो और अपना लॉस बुक करके निकलो। क्योंकि टाइम सबसे बड़ी करेंसी है, आप जितने लंबे समय तक वहाँ खड़े रहोगे, उतना आपका लॉस हो रहा है। इससे अच्छा है कि उस फंड को ऐसी जगह डिप्लॉय करो जहाँ उसका मैनीफोल्ड होने का चांसेज़ है। और ये अग्रवाल इंडस्ट्री टाइप जो बिज़नेस है, इस टाइप के जो बिज़नेसेज़ हैं उनको मैं अवॉइड इसीलिए करता हूँ क्योंकि इनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। अब जैसे इन्होंने गाइडेंस तो दे दिया है कि FY 28 तक ये अपने वॉल्यूम को डबल कर लेंगे। बट ये कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, ये तो हमें FY 28 में ही पता चलेगा। अब या तो आप मैनेजमेंट के भरोसे और भगवान के भरोसे बैठे रहो कि अब मैं यहाँ पैसा डाल रहा हूँ, अब 3 साल तक मैं सो जाऊँगा, 3 साल बाद उठूँगा तो जहाँ अगर इन्होंने अपने गाइडेंस को डिलीवर कर दिया तो स्टॉक प्राइस ज़रूर ऊपर की ओर जाएगा। अगर वो उसको डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है स्टॉक प्राइस यहाँ से भी अभी आधा हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है और ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का रिसर्च करेंगे और पैसा आपके अपने खुद के रिसर्च पे ही बनेगा, ये आप लिख के ले लो। किसी के वीडियो से आपको 2-4 शेयर्स के नाम पता चल गया, आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, ऐसे रिटर्न नहीं बनता है। अभी मैं सपोज़ मैंने आपको 4 या 6 स्टॉक्स के नाम बता दिए, आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। 1 या 2 महीने बाद ही एनवायरनमेंट खराब हो गया उस बिज़नेस के लिए, मेरा तो माइंड चेंज हो जाएगा क्योंकि मैं तो समझ रहा हूँ उसका बिज़नेस क्या है। अभी उसका बिज़नेस के लिए एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो मैं तो वहाँ उसको अपने पोर्टफोलियो से इजेक्ट कर दूँगा। बट आपने तो उसके बिज़नेस को पढ़ा ही नहीं, आपको बिज़नेस का उसका कुछ पता ही नहीं, आप तो बस मेरे से सुन के आपने उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो आप उस समय पे जब एग्ज़िट करना चाहिए, आप एग्ज़िट नहीं कर पाओगे। उल्टे रिटेल इन्वेस्टर्स गलती क्या करते हैं, प्राइस नीचे आता है तो उसको और एवरेज करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पहले तो मार्केट कैसे काम करता है वो समझ होनी चाहिए, बिज़नेस मॉडल की समझ होनी चाहिए, कौन से बिज़नेस स्केल करते हैं उसकी समझ होनी चाहिए। साथ के साथ आपको बिज़नेस को लगातार ट्रैक करते रहना होगा। अगर वो ट्रैक सही ट्रैक पे है, उसका बिज़नेस का जो मोमेंटम है वो अपवर्ड है, तब तो आप उसके साथ बने रहो, अन्यथा आप उसको तुरंत एग्ज़िट कर लो और मार्केट में बहुत से ऑप्शंस हैं, अच्छे-अच्छे ऑप्शंस हैं, जहाँ पे आप अपना फंड अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको के पास और भी कुछ विचार हो, कुछ थॉट्स हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे कुछ कमेंट्स को उठा के उनका एक वीडियो बना के उसको पोस्ट कर दिया करूँ, जिससे सबको फ़ायदा